नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं 2023 और 24 का कक्षा 10 का नया सिलेबस। तो विद्यार्थियों, आज का सेशन बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन के अंदर हम एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो वास्तव में एक मैथ की बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और वास्तव में बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो विद्यार्थियों, ये आपके लिए आनंददायक चैप्टर है, इसे मज़े से पढ़ना। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, हम प्रश्नावली 5.1 का आज अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, 5.1 का अध्ययन करने से पहले मैं आपको समांतर श्रेणियों के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं, और इसकी जो भूमिका होती है अर्थात जो हम इसकी नींव तैयार करेंगे वो अगर आपने यहाँ समझ ली तो क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी से हैं। आप सिर्फ अपना 5 मिनट अपनी आंखें यहाँ टिकाए रखें, और आपसे मेरा वादा है कि आप 5 मिनट के बाद सभी क्वेश्चन खुद सोल्व कर देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, हमें पता है, लेकिन इस क्वेश्चन को कब हल करेंगे? पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका बेसिक जानेंगे, कॉन्सेप्ट क्या होता है, समांतर श्रेणियाँ कहते किसे है। ठीक है, तो विद्यार्थियों हम पढ़ने हैं समांतर श्रेणियों, हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी या फिर श्रेणी कह दो। ठीक है, समांतर श्रेणी। तो सबसे पहला सवाल यही से उठता है कि समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी नाम से ही पता चल रहा है जिसके अंदर समान अंतर हो, अर्थात जो पद दिए होंगे उनके पदों के मध्य यदि अंतर समान हो तो वह क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी कहलाती है। उसके बाद विद्यार्थियों सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती है। तो समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है विद्यार्थियों, एक तो होती है परिमित समांतर श्रेणी और एक होती है अपरिमित समांतर श्रेणी। और विद्यार्थियों साथ में ही हमें पता है कि समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसका शॉर्ट रूप उठाया गया है एपी। यदि विद्यार्थियों जहाँ जहाँ हम एपी का यूज करें वहाँ समझ लेना कि हम समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों समांतर श्रेणी एपी दो प्रकार की होती है, एक तो परिमित एपी, एक होती है अपरिमित एपी। ठीक है, दो प्रकार की समांतर श्रेणी होती है। ठीक है विद्यार्थियों, अब परिमित एपी क्या होती है और अपरिमित एपी क्या होती है तो जानते हैं। चलिए देखिए, परिमित एपी जैसे कि मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई एक समांतर श्रेणी है, जैसे कि 2, 4, 6, ऐसे हमें कोई समांतर श्रेणी दी गई है, उसका हमें अंतिम पद दिया गया है, जैसे मान लो कि 21 दिया गया है, 22 दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार इसका अंतिम पद दिया जाएगा। कहने का मतलब यह समांतर श्रेणी इस 22 पदों तक ही चलेगी। ठीक है, जिस समांतर श्रेणी में इसका अंतिम पद दिया हुआ हो वह क्या कहलाती है, परिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। और यदि किसी समांतर श्रेणी में जैसे कि 2, 4, 6 और आगे डैश डैश करके छोड़ दिया जाए, अर्थात उसका अंतिम पद नहीं दिया जाए, तो वो क्या कहलाती है, अपरिमित श्रेणी कहलाती है या फिर अपरिमित एपी कहलाती है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि समांतर श्रेणी में और क्या क्या चीज़ है जो हम पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं, बहुत ही मेन चीज़ें आ रही है, ध्यान से देखना, बिल्कुल ईजी सी है, कुछ नहीं है पर समझना जरूरी है इनको। तो क्या है विद्यार्थियों, चलिए समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम एक समांतर श्रेणी के अंदर, जैसे कि मैं यही उदाहरण ले लेता हूँ, 2, 4, 6 और 8, ऐसे ऐसे, यही एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है मैंने। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हमें समांतर श्रेणी के अंदर ये पता होना चाहिए प्रथम पद क्या होता है। तो विद्यार्थियों प्रथम पद को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए का मतलब होता है प्रथम पद। ए यहाँ किस कौन है, ए है, ए बराबर है 2, अर्थात समांतर श्रेणी में प्रथम स्थान पर आने वाले पद को क्या कहते हैं, प्रथम पद। ठीक है, इसी प्रकार हमें अंतिम पद भी पता होना चाहिए, अंतिम पद किसे कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अंतिम पद किसे कहते हैं, अंतिम पद वह होता है जो समांतर श्रेणी के लास्ट में लिखा हो, जैसे कि यहाँ पे क्या है 22 है। ठीक है, एक तो प्रथम पद होता है और एक अंतिम पद होता है, और एक होता है विद्यार्थियों सार्वंत्र, जो अपनी बहुत बड़ी भूमिका रखता है, जिसके ही सारे पर हमारी जो सर्वांतर श्रेणी है वो चल रही है, सार्वंतर।
इसका सबसे ज़्यादा यूज करेंगे हम सार्वंतर का। सार्वंतर को विद्यार्थियों हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। सार्वंतर का अर्थ होता है कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस हो उसे क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। इसे डी से रिप्रेजेंट करेंगे। सार्वंतर निकाला कैसे जाता है विद्यार्थियों? सार्वंतर का कहने का मतलब है जो समांतर श्रेणी है उसके पूरे का अंतर। जैसे कि मानो कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो हमें सबसे पहले D1 निकालना है। तो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, A2 माइनस A1 करेंगे। A2 क्या यहाँ पे 4 है और A1 क्या है 2 है, तो 4 में से 2 गया 2। इस प्रकार सार्वंतर निकल के कितना आ गया 2। तो इस प्रकार विद्यार्थियों सार्वंतर क्या होता है, ठीक है, इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया, लेकिन आगे हम इसके बारे में पूरा जानेंगे, ठीक है। अब विद्यार्थियों एक होता है अनवा पद ज्ञात करने का फार्मूला। अनवा पद ज्ञात करना, अन्वय पद ज्ञात करने हेतु सूत्र क्या होता है विद्यार्थियों? देखिए अन्वय पद हेतु सूत्र होता है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इसको बार बार यूज लेंगे विद्यार्थियों, याद रखना, ठीक है। ये है अनवा पद ज्ञात करने के लिए। जैसे कि हमें कोई समांतर श्रेणी दे दी गई ऐसे, और इसका हमें अनवा पद नहीं पता कि इसका कौन सा पद ज्ञात करना है, तो अगर हमें ये कह दिया जाए कि इस समांतर श्रेणी का जैसे कि इसका 22वां पद ज्ञात करना है, हमें डैश डैश दे दिया लेकिन ये नहीं पता कि इसका 22वां पद कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, अन के स्थान पर जहाँ जहाँ अन है वहाँ 22 रख लेंगे और 22 रखने के पश्चात हम इसको सोल्व कर लेंगे विद्यार्थियों। जैसे ही हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो 22वां पद है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। इस प्रकार ये कुछ छोटी सी भूमिका थी, इनको आपको याद रखना है। इसके सारे हम प्रश्नावली 5.1 का फुल अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों अब चलेंगे हम क्वेश्चन के ऊपर। तो विद्यार्थियों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन बिल्कुल इजी से हैं। जो हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर तो हमें पता नहीं चलेगा कि जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया है वो कहाँ काम आएगा, लेकिन जो इसका आगे का क्वेश्चन है सेकंड थर्ड फोर्थ, उसमें पता चलेगा जो अभी तक हमने 5 मिनट में जो सीखा है वो हमारे कैसे काम आएगा। तो चलिए विद्यार्थियों क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में से संबंध समीकरण की सूची एपी है और क्यों है। जो इनसे हमारे पास समीकरण बनेगी वो सूची एपी अर्थात समांतर श्रेणी है तो क्यों है ये बताना है, ठीक है विद्यार्थियों। ठीक है, हमारे पास 4 स्थिति है कुछ कुल मिलाकर इस प्रकार की। सबसे पहले हम फर्स्ट स्थिति को हल करते हैं। क्या कहती है इसका फर्स्ट पार्ट कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक है विद्यार्थियों, इसमें आपने अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से पढ़ना है, क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ना है, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखना कि मैंने इसको वापस पढ़ा कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया। सबसे पहले विद्यार्थियों हमेशा याद रखना या तो एक के लिए या फिर प्रथम के लिए हमेशा जाना जरूरी है। तो लिख लेते हैं जो दिया हुआ है वो देखना विद्यार्थियों। जैसे कि यहाँ से लिख लेता हूँ कि प्रथम किलोमीटर हेतु टैक्सी का किराया, प्रथम किलोमीटर हेतु टैक्सी का किराया कितना है, दिया हुआ है 15 रुपये है, ठीक है। इसी प्रकार प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया कितना है, प्रत्येक किलोमीटर के लिए भी किराया कितना है, प्रत्येक किलोमीटर हेतु किराया 8 रुपये है। अब देखना विद्यार्थियों, अब इसको ध्यान से समझना। कहता है कि 1 किलोमीटर यदि आप यहाँ से घर से निकले और घर से निकलते ही आपने किसी ऑटो को रोका और ऑटो को रोकते ही कहा कि भैया मुझे 1 किलोमीटर जाना है, तो उसने कहा कि 1 किलोमीटर के लिए आपका 15 रुपये किराया लगेगा। लेकिन यदि वहीं पर आपने यह कह दिया कि यदि आप मुझे तो 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है यहाँ से, तो वो कह देगा कि प्रथम किलोमीटर के लिए तो आपका 15 रुपये लगेगा। लेकिन उसके बाद कितने भी किलोमीटर जाओ उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपये ही किराया लगेगा, ठीक है। प्रथम के लिए तो 15
रुपये लगेगा, और उसके बाद कितने भी किलोमीटर चलो सही 8 रुपये ही लगेगा। तो विद्यार्थियों सबसे पहले प्रथम के लिए है और प्रत्येक किलोमीटर तो किराया 8 रुपये है। तो अब हमें क्या करना है, अब देखना, मानना कि आप घर से निकले, ठीक है, और ये आपका घर है जैसे कि, ठीक है, ये आपका होम है। यहाँ से जैसे निकले, आपने यहाँ निकलते ही कहा कि ऑटो से पूछा या कि कहाँ 1 किलोमीटर जाना है, तो उसने कहा कि 1 किलोमीटर जाने के लिए आपको कितना रुपये देना पड़ेगा, 15 रुपये देना पड़ेगा। आपने बोला ठीक है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पूछे, आपने बोला कि नहीं मुझे तो 1 किलोमीटर और ले चलो, तो उसने कहा आपका 8 रुपये ही लगेगा। अर्थात फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो आपका 15 रुपये लगेगा। उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलेंगे, अर्थात फर्स्ट 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के लिए 8 रुपये लगेगा, फिर 3 के लिए भी 8 रुपये, प्रत्येक के लिए 8 रुपये बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे किलोमीटर की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे रुपयों की संख्या 8 बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब सर्वप्रथम किराया 15 रुपये ही था। उसके बाद सेकंड किलोमीटर के बाद सेकंड किलोमीटर के लिए 8 रुपये बढ़ गया। कितना हो गया, 15 में 8 जोड़ देंगे ना, 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 23 हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 23। उसके बाद थर्ड किलोमीटर के लिए भी 23 में 8 जोड़ दें, कितना हो गया, 23 और 8 होता है 31, ठीक है। इसी प्रकार फोर्थ किलोमीटर के लिए भी किराया कितना हो जाएगा, 31 में 8 और ऐड कर देंगे, क्योंकि 8 बढ़ रहा है, 31 में 8 और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 39। इस प्रकार हमारे पास एक एपिक बन गई है, 15, 23, 31, 39, ये एपी बन गई है। अब हमसे यह पूछा है कि यह आपकी एपी है तो क्यों है, यह बताना है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसका सारवंतर निकाल के दिखाना होगा कि यदि इसका सारवंतर समान आ जाता है तो यह एपी है, वरना नहीं है, ठीक है। तो विद्यार्थियों चलिए इनका एपी निकालते हैं, एपी सिद्ध करते हैं। इसके लिए सारवंतर निकालेंगे। तो सारवंतर क्या होता है, सारवंतर डी निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम D1 निकालते हैं। तो ये मानो A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक है। तो सबसे पहले D1 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, A2 में से A1 घटाना पड़ता है। A2 में से A1 घटा देंगे। A2 कितना है, 23 है, और A1 कितना है, 15 है। तो देखिए विद्यार्थियों 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। इसी प्रकार D2 भी निकालेंगे। D2 क्या होता है, A3 में से A2 घटाना है, अर्थात इस पद में से ये पद घटाना है। A3 कितना है विद्यार्थियों, 31 है, और A2 कितना है, 23 है। तो 31 में से 23 गया, कितना बचेगा विद्यार्थियों, 8 बचेगा। इसी प्रकार हम D3 भी निकाल लेंगे। D3 क्या होता है, A4 माइनस A3, ठीक है। तो A4 कितना है विद्यार्थियों, 39 है, और A3 कितना है, 31 है। 39 में 31 गया, 8 बचा। अर्थात जो तीनों है और हमारे सारवंतर D1, D2, D3 तीनों इक्वल आए हैं। अर्थात हम कह देंगे कि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर है। अंततः ये जो हमारी श्रेणी है वो क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों इसको हल करना था। क्या आपको ये समझ में आया? यदि समझ में आया तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब चलिए विद्यार्थियों चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, इसके सेकंड पार्ट पर, ठीक है। तो विद्यार्थियों इसका पार्ट नंबर सेकंड क्या कहता है, देखना कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा याद रखना कि जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना उनको ध्यान से समझना होता है। इसमें होता कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होते हैं, लेकिन यदि हमने किसी भी शब्द का गलत यूज ले लिया ना तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे कि क्या कहता है क्वेश्चन, किसी बेलन में उपस्थित, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई बेलन बना लेते हैं। जैसे कि ये हमने एक छोटा सा बेलन बना लिया, ठीक है। और फिर क्या कहता है, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि प्रत्येक निकालने एक पंप लगा रहता है। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक है पंप है, ठीक है। और यहाँ से मान लो कि कोई हवा निकल रही है, ठीक है। अब विद्यार्थियों क्या कहता है, ये कहता है कि इसमें जो हवा है ना, बेलन के अंदर हवा है, उसमें से यदि हम एक बार इस पंप को नीचे करेंगे ना तो जो हवा इससे बाहर निकलेगी ना
वो हवा कितनी होती है जो इसके अंदर हवा है ना उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। हमें ये तो नहीं पता है कि इसके अंदर कितनी हवा है, लेकिन जैसे ही हम इस पंप को नीचे डालेंगे अर्थात इसके अंदर पंप को मारेंगे तो 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। किसका 1/4? जो हवा इसके अंदर है। तो अभी पता नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है? इसके लिए विद्यार्थियों हमें मानना पड़ेगा कि माना कि इसके अंदर हवा की मात्रा कितनी है, 1 है। तो माना बेलन में हवा की मात्रा 1 है। अब देखिए विद्यार्थियों, हवा की मात्रा 1 है तो अब क्या कहता है, तो हवा की मात्रा 1 है कहने का मतलब यहाँ से हमारे पास A1 का मान तो आ गया। A1 कितना आ गया? प्रथम पद 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों क्या कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग। अब इसके अंदर कुल हवा कितनी है? अब इसके अंदर हवा है, देखना, अब इसके अंदर हवा है 1। तो ये पंप क्या करता है कि बेलन का A2 निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अब हमने A1 तो निकाल लिया, अब A2 निकालने का प्रयास करते हैं। A2 कैसे निकालेंगे? देखना कि A2 निकालने के लिए माना कि हवा है वो हवा का 1/4 भाग बाहर निकालती है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है भाग बाहर निकाल देती है, ठीक है। हवा है वो हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देती है। जितनी इसके अंदर हवा है वो क्या करती है, जितनी इसके अंदर हवा है वो जब हम पंप को मारेंगे तो उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हवा कितनी है विद्यार्थी? हमारे पास 1 है और हवा का 1/4 भाग, हवा कितनी है? 1 का मतलब गुणा 1/4 का 1/4। अगर इसके अंदर इसकी हवा बाहर निकलेगी तो हम इससे घटाएंगे या जोड़ेंगे? इससे हवा कम हो रही है तो हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब इसको हल कर देते हैं। हल करने पे देखिए विद्यार्थियों, एक एकम एक को 1 से गुणा किया 1 आया। तो देखिए 1 तो इधर था ही, -1 को 1 से गुणा किया 1 और नीचे 4 है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं विद्यार्थियों। जब 1 का 4 के अंदर भाग दिया तो भागफल आया 4। अब 4 को ऊपर से 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, फिर माइनस है तो -4 का भाग 4 के अंदर दिया तो क्या आएगा विद्यार्थियों? 1 आएगा, भागफल 1 आएगा। तो 1 को ऊपर से 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। तो यहाँ से क्या निकल के आया? 4 में से 1 गया 3 बटे नीचे क्या है 4। तो यहाँ से A2 का मान क्या आ गया? 3/4। और जब हमने पहला पंप मारा ना तो उस जो हवा है वो निकली ना, तो वह शेष कितनी बची? अब 3/4 हवा है वो इसके अंदर शेष बच गई है, ठीक है विद्यार्थियों। अब हमारे पास A2 का मान आ गया, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ A2 का मान कितना आ गया हमारे पास? 3/4। अब देख लिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक पंप मारा। एक पंप मारने के बाद हमारे पास शेष हवा कितनी बच गई? अब 3/4 बच गई। अब हम A3 निकालते हैं तो इसी प्रकार A3 निकल जाएगा। A3 क्या होगा? हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर। अब देखिए विद्यार्थियों, शेष हवा कितनी बची? शेष हवा हमारे पास 3/4 बची। और है कितनी हमारे पास हवा? शेष हवा 3/4 है। का मतलब गुणा और 1/4 है। अब देखिए 3/4 थी, उसमें से ये हवा हमने बाहर निकाल दी तो ये माइनस होगा ना, तो माइनस कर दिया। अब इसको हल करते हैं। 3/4, 3 को 1 से गुणा किया 3 आया, 4 को 4 से गुणा किया 16 आया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 16 आ गया एलसीएम। अब देखना विद्यार्थियों 16 आ गया तो जब 4 का भाग 16 के अंदर देते हैं तो 4 चौके 16 है, 4 भागफल आ गया। 4 को 3 से गुणा किया 12 आया, फिर -16 का 16 के अंदर भाग दिया 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 12 में से 3 गया 9 और नीचे 16। इस प्रकार हमारे पास क्या आ गया? 9/16। A3 कितना आ गया? 9/16। तो इस प्रकार विद्यार्थी हमारे पास A3 भी आ गया। A3 कितना आया?
9/16। इसी प्रकार हम A4 A5 निकाल लेंगे। कहने का यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना क्या कर रहे हैं हम क्वेश्चन के अंदर, हमें बोला क्या गया है कि जो शेष हवा बचती है उसका ही हम 1/4 क्या है बाहर निकलेगा पंप। ये तो है नहीं ये जो पहले हवा थी उसका बाहर निकल रहा होगा, जो मात्रा है वो नहीं, जो शेष हवा बचेगी उसी की मात्रा बाहर निकलेगी। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से हमारे पास एक सूची बन रही है अर्थात एपी बन रही है। क्या एपी बन रही है देखना विद्यार्थियों, एपी यहाँ से बन रही है A1 बराबर 1 है, तो यहाँ से देखना 1 3/4 9/16। ठीक है, ये एपी बन रही है। तो विद्यार्थियों यहाँ से देखना ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। अब देखिए हमारे पास एपी तो आ गई है, क्वेश्चन कहता है कि ये एपी है तो क्यों है या एपी नहीं है, हमें ये चेक करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं सारवंतर डी निकालते हैं अर्थात D1 निकालेंगे। D1 क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है विद्यार्थी यहाँ पे 3/4 माइनस A1 कितना है 1 है। जब 3/4 को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम कितना आ जाएगा 4। 4 का भाग 4 के अंदर दिया 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, फिर माइनस है तो माइनस 1 का भाग 4 के अंदर दिया, 4 के अंदर 1 का भाग दिया तो क्या आएगा विद्यार्थियों भागफल आएगा 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 3 में से 4 गया माइनस का 1/4 आया। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए D1 कितना आ गया माइनस का 1/4 आ गया। इसी प्रकार हम क्या निकालते हैं, इसी प्रकार हम A2 निकालते हैं, सॉरी D2 निकालते हैं। D2 क्या आ जाएगा, D2 होता है A3 माइनस A1। A3 कितना है 9/16 माइनस 3/4। तो अब इसी प्रकार इसको हल करते हैं, एलसीएम आ जाएगा 16। 16 का 16 के अंदर भाग दिया तो 1 और 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9। 4 का 16 के अंदर भाग दिया 4 आया और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आया। 9 में से 12 गया माइनस का 3 और नीचे आ गया 16। इस प्रकार देखिए D1 का मान आया -1/4, D2 का मान आया माइनस का 3/16। तो विद्यार्थियों क्या D1 बराबर है D2 के, D1 बराबर है क्या D2 की, तो हम कह देंगे नॉट इक्वल टू D1 इक्वल टू D2। देखिए विद्यार्थियों D1 D2 बराबर नहीं है, इसका मतलब जो हमारे पास एपी प्राप्त हुई है वो एक एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी का अर्थ क्या होता है, जिनके मध्य समान अंतर हो, लेकिन हमें तो समान अंतर नहीं मिला, तो हम ये कह देंगे कि जो हमारा पार्ट है वो सेकंड है वो एपी में नहीं है। अंत है लिख देना, अंत यह है एपी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। इस प्रकार आपको विद्यार्थियों हल करना है। अब चलिए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। विद्यार्थियों को देखिए मैं हर एक पार्ट को बिल्कुल डिटेल से समझा रहा हूँ, टाइम अगर एक्स्ट्रा लग सकता है लेकिन समझ में आना चाहिए विद्यार्थियों। ठीक है, अगर मैं फटाफट भी समझा सकता हूँ कम टाइम में, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको समझ में ना आए, तो ऐसा समझाना किस काम का। तो चलिए विद्यार्थियों चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। तो विद्यार्थियों देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन है वो देखना क्या है, इसका थर्ड पार्ट कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए लागत ₹50 बढ़ जाती है। तो विद्यार्थियों ऐसा क्वेश्चन तो सेम फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की जैसे ही है। ठीक है, प्रथम मीटर खुदाई के लिए कितना है ₹150 है, उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए ₹50 बढ़ जाता है। तो चलिए आइए समझते हैं इसको क्या कहता है। देखना विद्यार्थियों क्या कहता है कि मान लो कि ये कोई कुआं है, या आप खेत में गए और कहा कि भी हमें कुआं खुदाना है, तो ठीक है कुआं खोद देंगे। तो आपने जैसे ही 1 मीटर का कुआं खुदाया तो आपका कितना रुपये लगेगा, ₹150 लगेगा। लेकिन उसके बाद आपने कहा कि चलो 1 मीटर और खोदो, तो जैसे ही आपने 1 मीटर और खुदाया तो फिर आपका प्रत्येक मीटर पर कितना चार्ज लगेगा, ₹50, अर्थात जो 150 था उसके ऊपर ₹50 और बढ़ जाएगा। ठीक है, अर्थात उसके बाद प्रत्येक मीटर के लिए 50-50 बढ़ता जाएगा। फिर आपने कहा चलो 1 मीटर और खोद दो, ठीक है, फिर आपने खुदाया तो आपका ₹50 और लगा। ठीक है, इस प्रकार यदि आप पहले मीटर के लिए तो आपको ₹150 देने पड़ेगी, लेकिन उसके बाद प्रत्येक मीटर के लिए 50-50 बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से विद्यार्थियों एक हमें सूची प्राप्त होती है, अर्थात एक सीरीज प्राप्त होती है। देखिए सबसे पहले हमने ₹150 दिए खुदाई के लिए,
उसके बाद हमारे पास 150 से 50 रुपये बढ़ते गए। सेकंड मीटर के लिए कितना हो गया, 150 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 200। फिर थर्ड मीटर के लिए 200 में 50 और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 250। अर्थात इस प्रकार 50 रुपये बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम कुएँ के नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे 50 रुपये बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार आप निकालना चाहो तो आगे भी निकाल लेना। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार हमारे पास एक सूची प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ से हमारे पास सूची अर्थात सीरीज तो प्राप्त हो गई। अब हमें सीरीज को देखना है कि एपी है या नहीं है। तो क्या करेंगे एपी के लिए, वही हम सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर सबसे पहले D1 निकालते हैं। D1 क्या होता है, ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये और A4 है। D1 होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है यहाँ पे 200 और A1 क्या है हमारे पास 150। 200 में से 150 घटाएंगे तो क्या आएगा विद्यार्थियों 50 आएगा। इसी प्रकार हम D2 भी निकाल लेंगे। D2 कैसे निकालता है, A3 में से A2 घटा दो, आपके पास D2 आ जाएगा। हम ये तो जान चुके हैं। अब देखिए A3 क्या है हमारे पास 250 है अर्थात 250 है और A2 कितना है 200 है। 250 में से 200 घटाएंगे तो कितना आएगा विद्यार्थियों 50 आएगा। इस प्रकार विद्यार्थियों हमारे पास D1 और D2 दोनों क्या है, D1 D2 क्या है दोनों बराबर है। इसी प्रकार D3 भी हमारे पास बराबर होगा। अतः हम ये कह देंगे कि यह सूची AP में है। ठीक है विद्यार्थियों, AP में है। इस प्रकार आपको हल करना था। चलिए बिल्कुल पार्ट नंबर 3 और फर्स्ट तो बिल्कुल एक जैसी हैं। अब इसका पार्ट नंबर 4 और कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों ये रहा हमारा पार्ट नंबर 4। क्या कहता है पार्ट नंबर 4, देखना कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 रुपये की राशि है। देखिए जो हम राशि की बात करेंगे प्रथम वर्ष के लिए वो राशि है कितनी है 10,000 रुपये है और दर कितनी है 8% है। ठीक है, वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। सबसे पहले विद्यार्थियों जब हम ये जो इसका चैप्टर करेंगे ब्याज वाला तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है विद्यार्थियों, यदि हम किसी ब्याज का ही ब्याज लें तो वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है, अब ये कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन अर्थात प्रथम वर्ष की राशि कितनी है 10,000 रुपये है। तो चलिए इसे हल करते हैं। प्रथम वर्ष के लिए 10,000 रुपये हैं, दर 8% है, प्रत्येक वर्ष की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम प्रथम वर्ष के लिए हमें दिया हुआ है तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले विद्यार्थियों क्या कहता है पार्ट नंबर 4, ये कहता है कि प्रथम वर्ष के लिए राशि कितनी है हमारे पास। प्रथम वर्ष हेतु राशि 10,000 रुपये है और दर कितनी है, दर कहता है कि 8% है। और क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि प्रत्येक वर्ष के लिए, देखो ये रहा खाते में प्रत्येक वर्ष अर्थात 1 साल के लिए, समय कितना हो गया 1 साल के लिए। तो विद्यार्थियों ये तो हमारे पास A1 है। ठीक है, जो प्रथम वर्ष के लिए दिया हुआ है वो तो हमारे पास A1 है। अब हम क्या करेंगे A2 निकाल लेंगे। A2 का मतलब द्वितीय वर्ष हेतु। तो द्वितीय वर्ष हेतु क्या करेंगे विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष हेतु क्या हो जाएगा, देखिए प्रथम वर्ष हेतु तो समय 1 साल है प्रथम, और द्वितीय वर्ष हेतु क्या हो जाएगा समय बदल जाएगा 2 साल हो जाएगा। तो समय कितना हो जाएगा 2 साल, समय बदल कर हमारे पास 2 साल हो जाएगा। और ब्याज का फार्मूला तो हम जानते हैं छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है मूल इंटू समय इंटू दर अपॉन में 100। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखना कि हमारे पास राशि कितनी थी 10,000 रुपये, इसका मूल कितना है, मूलधन कितना है, मूल राशि थी 10,000 रुपये। ठीक है, समय कितना है 2 साल, इंटू दर क्या चल रही है 8% अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो और 100 को 16 से गुना किया, देखो 100 दूनी 200, 200 को 8 से गुना किया क्या आएगा 1
विद्यार्थियों देखिए, हमें सबसे पहले देखो प्रथम वर्ष के लिए दिया ही हुआ है, प्रथम वर्ष के लिए ज्ञात नहीं किया। A1 तो दिया ही है, लेकिन प्रथम वर्ष के लिए ब्याज तो ज्ञात करेंगे कि प्रथम वर्ष में ब्याज क्या होगा। हम डायरेक्ट द्वितीय वर्ष के लिए ज्ञात कर रहे हैं। चक्रवर्ती ब्याज क्या कहता है, सबसे पहले आप प्रथम वर्ष के लिए ब्याज ज्ञात करो, फिर जो उस ब्याज पर लगेगा वही चक्रवर्ती ज्ञात होता है। तो विद्यार्थियों, हमें सबसे पहले 1 साल का ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद हम 2 साल का ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 साल का ज्ञात करेंगे तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, 8 को 100 से गुणा किया तो 800 आया, अर्थात आपका 1 साल पर ब्याज कितना बनता है, 8 बनता है। ठीक है, तो देखिए ब्याज कितना बना, 8, और राशि कितनी थी, मूल राशि थी। मान लो कि आपने किसी को 10,000 रुपये दिए और उस पर ब्याज कितना मिला, 800 रुपये, तो आपकी राशि कितनी बन गई, 10,800 रुपये। ठीक है, अब आपकी नई राशि कितनी आ गई, 10,800 रुपये आ गई है। अब क्या करना है विद्यार्थियों, चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है, जो आपके पास जो ब्याज जुड़कर नई राशि है ना, उसका भी ब्याज वापस लो, अर्थात जो इसमें ब्याज कितना है, 800 रुपये है, अब ब्याज का ब्याज वापस ले रहे हैं ना, तो ये कहता है, यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसके लिए देखिए अब निकालते हैं हम 2 साल के लिए। अब देखिए हमारे पास ये क्या आ गया, A2 आ गया। अब हम निकालते हैं A3 का मतलब अब हम 2 साल के लिए ब्याज निकालेंगे। प्रथम साल के लिए तो हमने निकाला, अब हम क्या निकालेंगे, दूसरे साल, अर्थात समय क्या हो जाएगा इस बार हो जाएगा आपका समय 2 साल, और रेट वही रहेगी, अर्थात दर क्या रहेगा वही, और राशि क्या हो जाएगी आपके पास 10,800। ठीक है, तो वही सूत्र, ब्याज का मूलधन कितना है, 10,800 रुपये। ठीक है, इंटू समय कितना है, 2 साल, इंटू दर कितनी है, 8 रुपये, अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 8, अब इसको गुणा करो, देखो सॉरी, देखिए हमारे पास एक नई राशि क्या आ गई, 10,800 रुपये आ गया। ठीक है, हमने वापस इसी राशि को क्या कर दिया, ब्याज पे लगा दिया। तो वापस ये तो है नहीं कि डायरेक्ट हम 2 साल का ब्याज करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे तो वापस हम 1 साल का ही चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे। जो हमने राशि जोड़ ली, अगर राशि नहीं जोड़ती तो हम 2 साल का ज्ञात करते, जो हमारा ब्याज आया वो हमने जोड़ लिया, तो हम इस बार भी 1 साल का ही हम चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेंगे कि जो ब्याज जुड़कर आया है। अब हम उसका यदि ब्याज पे दें तो कितना रुपये होगा, तो देखो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 8 8 16 6, और 8 0 0, और 6 बच गया, और 8 8 64, और 6 बच गया, और 8 एकम 8, कितना रुपये आ गया, 864 रुपये आपके पास ब्याज आ गया। यदि आपके पास मूल राशि कितनी थी, 10,000 रुपये थी, आपने उसको ब्याज पे लगाया, आपके पास 800 रुपये ब्याज बना, 800 रुपये आपने जोड़े, 10,800 रुपये हो गए, फिर वापस आपने 1 साल के लिए ब्याज पे दे दिए, तो आपके पास क्या आया, 864 रुपये ब्याज बन गया। अब आपके पास राशि कितनी बन गई, 10,800 से कितनी राशि बन गई, 864 में जोड़ देंगे, क्योंकि ये ब्याज बन के आएगा, कितना आएगा, 4 6 और 8 16, और 1 11,664 रुपये राशि बन जाएगी। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से ब्याज जुड़ता जाता है, और ये हमारे पास किसका मान आ गया, A3 का मान आ गया। तो विद्यार्थियों ऐसा न होने दे कि आपको ब्याज भुगतना पड़ेगा, तो इसलिए अच्छा है विद्यार्थियों पहले से पढ़ ले वे और अपनी मेहनत है वो जारी रखें। ठीक है, ये वापस बिल्कुल इजी सा था, हमें प्रत्येक याद रखना, चक्रवृद्धि की बात की जाए तो प्रत्येक 1 साल का निकालना है। ठीक है, बोला भी गया है प्रत्येक 1 साल के लिए। अब हमारे पास A1 A2 A3 का मान आ गया, इस प्रकार हमारे पास सूची प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त होती है सूची, देखना हम लिख लेते हैं। A1 का मान क्या है हमारे पास, देखिए सबसे पहले A1 A2 और A3 क्या था, सबसे पहले 10,000, फिर हमारे पास हुआ 10,800, और फिर हमारे पास कितना हुआ था, 11,664 था शायद, एक बार ऐड करके देख लेते हैं। 10,800 में कितना ऐड करना था आपको, 864 ऐड करना था। ठीक है, 11,664 आया था आपके पास। ठीक है, इस प्रकार हमें एक सूची प्राप्त हो गई। अब हमें इस सूची को देखना है कि ये AP में है या नहीं है। तो इसके लिए विद्यार्थियों क्या करते हैं, सबसे पहले हम D निकालते हैं, सारवंतर निकालते हैं, D1 निकालते हैं, तो क्या होगा, D1 A2 माइनस A1। A2 कितना है आपके पास, 10,000, ये आपका A2 है, ये A1 है, और ये आपके पास A3 है।
10,800 में से हम क्या घटाएंगे, 10,000 घटाएंगे तो क्या आएगा विद्यार्थियों, 800 आएगा। इसी प्रकार हम D2 भी निकालते हैं। D2 क्या होगा, A3 माइनस A2। A3 क्या है, 11,664 में से क्या घटाएंगे, A2 क्या आपका 10,800, 10,800। तो देखना क्या आएगा, 4, 6 और फिर 16 में से 8 गया 8 और फिर 0 और फिर 864 आएगा। ठीक है, कितना आ गया, 864। अब देखना कि 800 और 864 बराबर है क्या, अर्थात D1 बराबर है क्या D2 के, तो आपका जवाब होगा नहीं सर ये तो बराबर है नहीं है। तो अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं D1 इज नॉट इक्वल टू D2 के बराबर नहीं है, अर्थात दोनों का अंतर समान नहीं है। यदि अंतर समान नहीं है तो हम कह देंगे कि ये क्या है, ये हमारी सूची है वो AP में शामिल नहीं होती, सूची AP में नहीं है, सूची AP में नहीं है। ठीक है, अब विद्यार्थियों ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विद्यार्थियों मानता हूँ थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन मैंने हर एक चीज़ को समझाने का प्रयास किया है, आपकी ही भाषा में समझाने का प्रयास किया। यदि आप मेरे सामने बोर्ड पे होते तो मैं अगर आपको इतना टाइम नहीं लगा पाता, क्योंकि मेरा समझाने का तरीका भी और बदल जाता वहाँ पे, मैं फटाफट समझा देता। लेकिन विद्यार्थियों अब आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपको मेरी कौन कौन सी बातें समझ में आ रही हैं। तो विद्यार्थियों कमेंट करके बताना कि आपको कौन कौन सी बातें समझ में आ गई या प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आ गया। और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो वास्तव में समांतर श्रेणी का एक क्या है, वास्तव में एक समांतर श्रेणी का है, जिसके अंदर हमें पता चलेगी कि समांतर श्रेणी क्या है। तो चलिए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। तो विद्यार्थी ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि दी हुई AP अर्थात दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। हमें एक पद तो दिया हुआ है A बराबर 10, लेकिन इसके आगे के 4 पद और लिखने हैं, जबकि प्रथम पद और A और सार्वंतर D दिया हुआ है। देखिए एक तो हमें प्रथम पद दिया हुआ है और एक इसका सार्वंतर D दिया हुआ है। इसकी सहायता से हमें आगे का 4 पद ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों देखिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में एक बात बताना भूल गया। देखिए क्या होता है, यदि हमें प्रथम पद दिया हुआ हो, प्रथम पद दिया हुआ हो, जैसे कि मान लो कि A1 दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है और A2 निकालना है। यदि आपको A1 दिया हुआ है और A2 निकालना है तो आपको क्या करना होगा, जो A1 था उसमें जो आपका D है वो ऐड कर देंगे, सॉरी जो आपके पास A1 था आप उसमें D ऐड कर देंगे तो आपके पास जो आएगा वो A2 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि आप क्या निकालने चाहेंगे, A3 निकालेंगे तो जो आपके पास A2 था उसमें D ऐड करेंगे तो आपके पास A3 आ जाएगा। अर्थात आप पहले वाले पद में सार्वंतर जोड़ेंगे तो आपके पास आगे वाला पद मिलेगा। देखना कि हम कैसे निकालते हैं, कि हमारे पास A दिया हुआ है तो सबसे पहले A1 दिया हुआ है, मानो कि A1 है, A1 कितना है 10, मुझे अब A2 निकालना है। A2 क्या होता है, A1 में आपको D ऐड करना है। तो देखना A1 कितना है मेरे पास 10 है और D कितना है प्लस है और D कितना है 10 है। तो A1 में D जोड़ा कितना आ गया 20, A2 कितना आ गया 20। इसी प्रकार हम A3 ऐड करेंगे, ज्ञात करेंगे। A3 क्या होगा, वही A2 में क्या कर देना, D सार्वंतर जोड़ देना। A2 क्या आया था हमारे पास 20 आया था। D कितना है, D तो सेम ही रहेगा, हमेशा बदलेगा थोड़ी ना अलग। 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। इसी प्रकार हम A4 भी ज्ञात करेंगे। A4 क्या हो जाएगा A3, इससे पहले वाले पद में D जोड़ दो, आगे वाला पद प्राप्त हो जाएगा। तो A4 में A3 में D जोड़ेंगे, A3 कितना आया था 30, इसमें D जोड़ेंगे तो कितना था D 10 तो 40 आ जाएगा। इसी प्रकार A5 क्या होगा, A4 है 40, उसमें D क्या है 10 है, वो ऐड कर दो 50 आ जाएगा। आई होप कि आप इसका पद निकालना सीख गए होंगे। लेकिन जैसे जैसे इसके सभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका हार्ड लेवल और इजी लेवल आपको पता चलता जाएगा। कहने का मतलब यदि आपको प्रथम पद और सार्वंतर D दिया हो तो आपको आगे की 4 पद निकालनी है। तो प्रथम पद में आपको क्या करना है, A2 निकालने के लिए इसके प्रथम पद में सार्वंतर ऐड करते जाओ और नेक्स्ट मिलता जाएगा। तो इस प्रकार हमें देखो 10 तो दिया हुआ था, 20, 30, 40 और 50 हमने ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार हमारे पास समांतर श्रेणी क्या मिलती है, देखना 10 तो था ही हमारे पास, फिर 20, 30 और 40
और फिर 50। इस प्रकार हमें आगे के 4 पद ज्ञात करने की बोले थे और हमने वो 4 पद ज्ञात कर लिए। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना था, ठीक है। इसी प्रकार सेम का सेम इसका क्या है, सेकंड पार्ट है, वो भी हल करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, देखना ए, इस बार ए कितना दिया हुआ हमें, ए दिया हुआ है -2, अर्थात A1 दिया हुआ है -2 और D बराबर हमें दिया हुआ है 0। अब हमें क्या करते हैं, हम वही सेम प्रोसेस, हमें तो A2 चाहिए, तो अब आपको क्या करना होगा विद्यार्थियों, जो आपके पास A1 आया था उसमें आप D ऐड कर दो। अब देखो A1 क्या था, A1 था आपके पास -2, ठीक है। उसमें क्या ऐड करना, आपको D ऐड करना है। D क्या है, 0 है, 0 है, तो इसमें 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सेम वही आएगा, -2 ही आएगा। तो आगे की 4 पद देखो, अगर किसी भी संख्या में 0 ऐड करेंगे तो वह संख्या सेम ही रहेगी ना। इसी प्रकार आपके पास A3 भी -2 आएगा, A4 भी आपके पास -2 आएगा और A5 भी आपके पास -2 आ जाएगा, ठीक है। आगे के चारों पद क्या हो जाएंगे, -2 ही हो जाएंगे, ठीक है विद्यार्थियों। क्योंकि आपको पता है कि सार्वंतर 0 है, यदि -2 में 0 जोड़ूंगा तो 0 आएगा। करके देख लो, देखो जैसे कि हम A3 क्या आया था मेरे पास -2 में 0 जोड़ा तो 0 आया, ठीक है। इस प्रकार आपको सेकंड पार्ट भी करना था। इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट भी देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखिए वास्तव में समांतर श्रेणी बहुत ही मज़ेदार है। जैसे देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था थोड़ा मानता हूँ अलग सा था, जो इस चैप्टर में नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो आगे की क्वेश्चन है वास्तव में बड़े मज़ेदार और कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, वास्तव में मज़ा आएगा हमें इस चैप्टर को पढ़ने में। तो देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड है जिसमें A बराबर हमें दिया हुआ है 4 और D बराबर हमें दिया हुआ है -3। तो A1 बराबर मान लो 4 है, D बराबर हमें -3 दिया है। हमें तो क्या ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है। A2 ज्ञात करना है तो आप पता है A2 ज्ञात करना है, तो इससे पहले वाला पद A1 में आपको D सार्वंतर ऐड करना होगा। तो A1 क्या था आपके पास 4, इसमें D क्या है -3, वो D आपके पास था, आपको ऐड करना है -3। तो विद्यार्थियों प्लस माइनस और 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, -4 में से 3 गया 1, A2 आपके पास हो गया 1। इसी प्रकार आपको A3 भी प्राप्त करना है। A3 क्या होता है, जो इससे पहले वाला पद क्या A2 में आप सार्वंतर D जोड़ दो। A2 क्या आया आपके पास 1 आया, प्लस D कितना आपके पास -3, वही प्लस माइनस और 3, 1 में से 3 गया -2, ठीक है विद्यार्थियों। इसी प्रकार आपको A4 भी ज्ञात करना है। A4 क्या होता है, A3 में D ऐड कर दो, अर्थात अगर हमें आगे वाला पद ज्ञात करना है तो उससे पहले वाले पद में सार्वंतर जोड़ते जाओ, ठीक है। तो पहले वाला पद क्या था -2, इसमें सार्वंतर जोड़ेंगे, क्या आया सार्वंतर क्या है -3 जोड़ेंगे, ठीक है। प्लस माइनस तो -2 था ही, प्लस माइनस 3, -2 और -3 कितना होता है विद्यार्थियों, -5। इसी प्रकार हम A5 भी ज्ञात करेंगे। A5 क्या होता है, A4 प्लस D। A4 कितना है हमारे पास -5 प्लस कितना सार्वंतर हमारे पास -3, प्लस माइनस तो -5 प्लस माइनस होता है -3, -5 और -3 कितने होते हैं विद्यार्थियों, -8। इस प्रकार हमारे पास 1 2 -2 -5 -8 आगे के 4 पद आ गए। तो हम लिख देंगे यहाँ से हमें समांतर श्रेणी क्या प्राप्त हुई, 4 तो दिया हुआ था, फिर उसके बाद 1, फिर 2 -2, फिर -5, फिर -8। इस प्रकार हमने आगे के 4 पद ज्ञात किए। इस प्रकार आपको ज्ञात करना है। लेकिन यदि मैं डायरेक्ट आपको बता दूं क्या है विद्यार्थियों, देखिए हमारे पास 4 था, 4 में हमें -3 ऐड किया तो 1 प्राप्त हुआ, फिर हमने 1 में -3 ऐड किया तो -2 प्राप्त हुआ, फिर देखना जो -2 में हमने -3 ऐड किया -5। ये तो आपको एक प्रोसेस है जो इसके माध्यम से समझाया गया है, लेकिन हमें बिल्कुल ईजी सा डायरेक्ट है, इसमें इसको जोड़ते जाना है, नेक्स्ट वाला पद आपको मिलता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इसका पार्ट नंबर 4 भी करते हैं। देखिए वास्तव में क्या मज़ेदार चैप्टर नहीं है विद्यार्थियों। तो देखिए इसका फोर्थ क्या कहता है, इसका फोर्थ कहता है कि A बराबर आपको -1 दिया हुआ है, D बराबर A बराबर -1, A बराबर -1 और D बराबर आपको दिया हुआ है 1/2। तो आपको क्या करना है, A में D जोड़ते जाना है, वही प्रोसेस
जो प्रथम पद दिया हुआ हो तो हमें A2 निकालना है। A2 के लिए क्या करना होगा विद्यार्थियों, A1 में हम D जोड़ेंगे। A1 क्या था हमारे पास -1 और इसमें जोड़ेंगे क्या 1/2। अब विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को आपको एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अब 1 का भाग 2 के अंदर 1 का भाग देते हैं तो भागफल आता है 2 और 2 को जब ऊपर -1 से गुणा किया तो -2, ठीक है। फिर प्लस में है तो प्लस, फिर 2 का 2 के अंदर भाग दिया तो क्या आएगा, 1 को 1 से गुणा किया 1, माइनस का 2 और प्लस का 1 कितना होता है, माइनस का 2 और प्लस का 1 होता है विद्यार्थियों -1/2, ठीक है। इस प्रकार आपके पास A2 आ गया और इसी प्रकार आपको A3 भी ज्ञात करना है। A3 क्या आएगा, जो आपने A3 क्या आएगा आपको A2 में, A2 क्या आया -1/2, उसमें क्या जोड़ना है आपको D जोड़ना है। D कितना है 1/2। अब देखो माइनस का आधा और प्लस का आधा दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, घट जाएगा, क्या बचेगा 0। इसी प्रकार आपको A4 प्राप्त करना है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों A4 क्या हो जाएगा आपके पास, A4 देखना, A4 होगा जो आपने A3 आया था उसमें D ऐड करना है। A3 क्या आया था विद्यार्थियों आपके पास 0 आया था, D कितना है हमारे पास 1/2। यदि हम 0 में 1/2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 1/2 ही आएगा, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखना हमें A5 भी प्राप्त करना है। A5 क्या हो जाएगा, A5 क्या हो जाएगा, A5 देखो जो A4 था उसमें आपको D ऐड करना है। A4 क्या आया था आपके पास विद्यार्थियों 1/2, उसमें क्या ऐड करना है 1/2। यदि हम 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो विद्यार्थियों वैसे तो हम एलसीएम लेके करेंगे, लेकिन आधा और आधा कितना होता है, देखो 1/2 का मतलब क्या होता है आधा और 1/2 का भी मतलब क्या होता है आधा। आधा और आधा कितना होता है 1 होता है, लेकिन आप एलसीएम लेके हल करें तो उससे भी आधा 1 ही आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा 1 आ गया। इस प्रकार हमने 4 पद प्राप्त कर लेंगे तो हमें क्या एपी क्या प्राप्त हुई, देखना -1 तो दिया हुआ था, उसके बाद हमने क्या प्राप्त हुआ, हमने -1/2 प्राप्त किया, -1/2, उसके बाद हमने 0 प्राप्त किया, उसके बाद हमने 1/2 और उसके बाद हमने 1 प्राप्त किया। और ये थी आपके पास समांतर श्रेणी जो हमें एपी ज्ञात करने के लिए बोला हुआ था। प्रथम 4 पद ज्ञात करने के लिए कहा था, हमने प्रथम 4 पद ज्ञात किए, ठीक है। इसी प्रकार विद्यार्थियों इसका अंतिम पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या कहता है देखना, ठीक है। वास्तव में आपने समझ तो लिया होगा कि क्या इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। यदि आपने क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन आए, लेकिन यदि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो आपको क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से भी दे दिए आपको वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 4 की जगह 6 कर दो, 6 की जगह 3 कर दो, ठीक है। संख्या बदलो चाहे कुछ भी करो, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट समझ में जरूरी है आना, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 5 क्या कहता है, पार्ट नंबर 5 कहता है कि आपको A बराबर दिया हुआ है, A बराबर दिया हुआ है -1.25 और D बराबर आपको दिया हुआ है -0.25। अब आपको क्या करना है, अब आपको सेम आपको क्या करना है, नेक्स्ट पद ज्ञात करना है। नेक्स्ट पद ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि पहले वाले पद में आपको D अर्थात सार्वधातुक जोड़ना है तो आपको नेक्स्ट वाला पद मिल जाएगा। तो देखिए क्या था, A1 में हम D जोड़ेंगे। A1 क्या था -1.25 प्लस में D क्या था -0.25। अब ये बताइए विद्यार्थियों प्लस माइनस डायरेक्ट यहाँ माइनस कर दूँ ना, माइनस, ठीक है। अब देखना माइनस का 1.25 और माइनस का इतना तो कितना हो जाएगा, जोड़ के देख लो, ऐसे जोड़ो 1.25 और इसमें क्या जोड़ेंगे माइनस का जोड़ेंगे तो क्या होगा 0.25। अब देखो 5 और 5 0 पावर 1 2 2 4 1 5 और 1 का 1 पॉइंट और माइनस का माइनस का 1.50 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा माइनस का 1.50, ठीक है। इसी प्रकार हम A3 भी ज्ञात करेंगे। A3 क्या होगा, जो हमने A2 प्राप्त किया उसमें D सार्वधातुक ऐड करना है। A2 क्या प्राप्त किया विद्यार्थियों, A2 हमने प्राप्त किया माइनस का 1.50, इसमें D ऐड करना, D क्या है माइनस का 0.25 प्लस माइनस डायरेक्ट यहीं कर देता हूँ मैं
माइनस, ठीक है। अब देखो माइनस का 1.50 में माइनस का 0.25 ऐड करेंगे तो देखो माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का रहता है विद्यार्थियों। तो देखो 1.50 में 0.25 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 और 5 और 2 7, पॉइंट का पॉइंट और 1.75 आ जाएगा, ठीक है, 1.75 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको A4 भी ज्ञात करना है। A4 क्या होगा, जो आपने A3 प्राप्त किया है उसमें आप D ऐड कर दो। A3 क्या प्राप्त किया, 1.75, उसमें D ऐड करना है, माइनस का सॉरी, ठीक है। इसमें D क्या है, माइनस का 0.25 है, तो ऐड करो। देखो क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह क्या रहता है, माइनस का ही रहता है, ठीक है। तो क्या होगा, 1.75 में 0.25 ऐड करेंगे, 5 और 5 10, पावर 1, 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है, और पावर 1 इधर चली जाएगी, क्या हो जाएगी, 2.00 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का 2.00, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब, वैसे तो -2 ही है, मैंने पॉइंट क्यों लिखा, क्योंकि हम एक पद और निकालेंगे ताकि आपको जोड़ने में कठिनाई नहीं हो, ठीक है, वरना आप पॉइंटों में भी दिक्कत कर देते हैं। अब देखना A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, जो A4 था उसमें हम D ऐड कर देंगे। A4 क्या आया था हमारे पास, देखो A4 में क्या ऐड करेंगे, D। A4 हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था, माइनस का 2.00, इसमें D क्या हमारे पास, माइनस का 0.25, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस जुड़ तो जाएगा, लेकिन अब आपको पता है कि 2.00 में क्या जोड़ना है, 0.25 जोड़ना है, तो 5 और 2 का 2 पॉइंट, अर्थात 2.25 आ जाएगा, अर्थात 2.25 वैसे बोल नहीं सकते, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 2.25, ठीक है। बोलने का तात्पर्य तो होता है 2.25 ही कह सकते हैं वैसे, ठीक है। तो विद्यार्थियों वैसे तो मैं इसको 2 भी लिख सकता था, क्योंकि देखो 2.00 का मतलब 2 ही होता है, माइनस का 2, लेकिन ये देखो आगे हमने इसका A5 पद ज्ञात किया तो हमें जोड़ने में इसकी आसानी हुई। तो देखिए इस प्रकार हमने A2 A3 A4 A5 पद प्राप्त कर ली हैं। तो हमने आगे दिया हुआ था माइनस का हमें 1.25, फिर हमने ज्ञात किया माइनस का 1.50, इसी प्रकार हमने आगे ज्ञात किया 1.75, और इसी प्रकार हमने ज्ञात किया 2.0, और उसके बाद हमने ज्ञात किया 2.25, ठीक है विद्यार्थियों। इस प्रकार हमने एक सीरीज प्राप्त की जिसके आगे के 4 पद ज्ञात करने के लिए बोले थे, वो 4 पद हमने ज्ञात किए। क्या वास्तव में आपको ये क्वेश्चन समझ में आया विद्यार्थियों? मैंने हर एक चीज़ को डिटेल से समझाने की कोशिश की है। यदि फिर भी कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसका वास्तव में वापस उसको समझाऊँगा, लेकिन आपको कभी भी लाइफ में रटना नहीं है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। यदि आपको और फिर भी समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, आपको 100% समझ में आ जाएगा। विद्यार्थियों आज का वीडियो बड़ा ही मस्त रहा, लेकिन जो आगे आने वाला चैप्टर है अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही बड़ा मज़ा आने वाला है। तो विद्यार्थियों आगे का वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि आगे के वीडियो में वो क्वेश्चन है जो हमें कहाँ मिलेंगे, परीक्षा में मिलेंगे। तो आगे के चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना ना भूले। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना। तो विद्यार्थियों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। हम इस चैप्टर में इस वीडियो में हम इस चैप्टर को तो नहीं समाप्त कर सके, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसको समाप्त कर देंगे। तो विद्यार्थियों आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं, विदा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।